ना, उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे थे ना। उत्सर्जन तंत्र में कुछ पढ़ा, वृक्क पढ़ा था, ठीक है। तो वृक्क में अपन ने प्रक्रिया देखी थी और उसका जो पीडीएफ है अभी मैंने क्या किया था, अपलोड नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि जो व्हाट्सअप ग्रुप है अभी क्रिएट नहीं हुआ, तो उसमें डाल दूंगा जो टेलीग्राम वाला है। टेलीग्राम में ऐड हो गए बहुत सारे बच्चे हुए ऐड इसमें, है ना। बन गया, ओके। वो सब एक एक करके टॉपिक करके भेज दूँगा, ठीक है। ये वाली जो टॉपिक की अपन पढ़ेंगे वो वाला भी अपन पूरे की पूरी कर देंगे, ठीक है। तो जो उत्सर्जन तंत्र था, उत्सर्जन तंत्र अपन ने समझा था। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? है नहीं, मानव शरीर में क्या होता है, हानिकारक कुछ तत्वों का निर्माण हो जाता है, उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी तत्व। और उन उत्सर्जी हानिकारक तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। और ये उत्सर्जन की प्रक्रिया शरीर के जिन अंगों में संपन्न होती है उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है, ठीक है। जिसमें उत्सर्जन तंत्र में अपन ने देखा था किन किन में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती थी अपनी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जन का कार्य कौन करता है? अपना किडनी, ठीक है। वृक्क करती, वृक्क की अपन ने पूरी संरचना भी देखी थी, ठीक है। जिसके बाद वृक्क जो जिसके आधार पर काम करता है, मतलब उसकी जो कार्यात्मक इकाई वो कौन थी? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन भी पूरी की पूरी अपन ने संरचना उसकी समझी थी, और कैसे पहला चरण संपन्न होता है, कैसे अपना दूसरा चरण संपन्न होता है, ये भी देखा था, ठीक है। अब देखो कि जो बाकी के अंग है, बाकी के अंग उनका कार्य क्या रहता है अपना, वो थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने बताया था, बस ज़्यादा नहीं बताया। उत्सर्जी अंग, ठीक है। उत्सर्जी अंग में एक अपना कार्य क्या करता है, मेन अपना एक फेफड़ा भी कार्य करता है, ठीक है। फेफड़ा भी उत्सर्जन का कार्य करता है। उत्सर्जन में क्या सहायता करता है कि जो अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपन कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, लेकिन मानव शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है उनके फलस्वरूप क्या होता है, हानिकारक तत्वों का निर्माण हो जाता है। कौन सा हानिकारक तत्व? कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? यही करता है, ठीक है। मतलब फेफड़े भी अपने क्या है? उत्सर्जी अंग है, ठीक है। जिसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर यकृत, जो लीवर होता है, लीवर भी किसका कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य भी अपना करता है, ठीक है। ये श्वसन में भी सहायता करता है और उत्सर्जन में भी, ठीक है। दोनों प्रक्रिया इसके अंदर संपन्न होती है, एक तो श्वसन की प्रक्रिया भी और इसके साथ साथ अपनी उत्सर्जन की प्रक्रिया। अब देखो यकृत क्या कार्य करता है कि यकृत से अपना हानिकारक तत्व जो अमोनिया होता है, वो अमोनिया को किस में बदल देता है? ये यूरिया में बदल देता है, और यूरिया को अपन शरीर से बाहर निकाल देता है। सबसे अधिक हानिकारक उत्सर्जित तत्व की बात करें तो कौन होता है? अपना अमोनिया ही होता है। सबसे अधिक उत्सर्जित तत्व कौन सा होता है? अपना अमोनिया ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अमोनिया का उत्सर्जन करता है और अमोनिया को किस में बदल देता है? यूरिया में बदल देता है, और यूरिया को अपन क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते। इसके अलावा इसमें जो अपना पित्त रस रहता है, पित्त रस भी रहता है। अब पित्त रस में जो तत्व रहते हैं उसके अंदर वो भी क्या रहते हैं? अपने हानिकारक रहते हैं, ठीक है, जो शरीर को क्या पहुंचा सकते हैं? क्षति, क्योंकि उनकी अधिकता के कारण ही मानव शरीर में एक रोग होता है, कौन सा? पीलिया रोग। तो जो पित्त रस है, इस पित्त रस के अंदर दो तत्व पाए जाते हैं, हाँ, बिलिरुबिन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ठीक है। इन तत्वों का भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? अपना यकृत, ठीक है। अगर ये रक्त में मिलेंगे तो ये क्या करेंगे? धीरे 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 पीलिया रोग अपना उत्पन्न करेंगे। बिलिवर्डिन और बिलिवर्डिन दोनों का निर्माण ही अपना आरबीसी से होता है, दोनों का ही, ठीक है। एक तो अमोनिया का उत्सर्जन करके अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है और इसे शरीर से बाहर अपन सीधा का सीधा निकाल देते हैं। अब देखो कि जब अमोनिया, एक बार तो अमोनिया से किस में बदल गया? यूरिया में। जब शरीर से बाहर निकल जाता है और वापस यूरिया किस में बदल जाता है? अमोनिया में। उस समय क्या आती है? जो मूत्र है उस मूत्र में गंध आती है। तो पूछता है मूत्र में गंध का कारण क्या है, ठीक है। तो अमोनिया ही होता है, ठीक है, अमोनिया। जिसके बाद अपन ने पढ़ी त्वचा, जो स्किन होती है वो स्किन भी किसका कार्य करती है? अपना उत्सर्जन का कार्य, ठीक है। उत्सर्जन का कार्य करती है, इसमें पाई जाती है कौन सी? श्वेत ग्रंथियां, ठीक है। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है इसके अंदर। जैसे चोट लगती है, चोट लगने के बाद सफ़ेद सफ़ेद अपने को दिखाई देती है, तो वो क्या होती है? अपनी श्वेत ग्रंथि। उस श्वेत ग्रंथि से अपना क्या निकलता है? पसीने का स्त्राव होता है,
पसीने का स्त्राव होता है, जिसमें अधिकतम मतलब 98% मात्रा जो किसकी होती है, जल की, बाकी के जो लवण तत्व पाए जाते हैं, साल्ट वगैरह उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पसीने का उत्सर्जन करता है अपना त्वचा, है ना, हानिकारक तत्व 98%, लगभग 98%, बाकी का जो पाया जाता है अपना वो तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, फिर जिसके बाद अपना और कौन सा होगा, आंत। आंत, आंत क्या कार्य करता है, आंत में अपनी मेन कौन सी आंत, बड़ी आंत, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो क्या कार्य करती है कि जो भोजन पच जाता है, पचने के बाद छोटी आंत में कहाँ जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत में जाता है, तो उसमें लास्ट जो चौथा चरण होता है वो संपन्न होता है। एक तो कौन सा, स्वांगीकरण, जिसमें इसमें से क्या कर लिया जाता है, पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके बाद जो मल बचता है उस मल को शरीर से बाहर अपन निकाल देते हैं, जो भी क्या करता है, हानिकारक होता है अपना। तो छोटी आंत भी किसका कार्य करती है, उत्सर्जन का, बड़ी आंत सॉरी। और इसके अलावा अपना कौन था, वृक्क। सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सर्जन की सहायता करता है वो कौन था, अपना वृक्क था, किडनी। ठीक है, जो उत्सर्जन में सहायता करता है, जो किडनी के अपन ने बाहरी संरचना भी अपन ने पूरी देख ली थी, जिसके अलावा जो आंतरिक संरचना है वो भी देख ली थी। उसके बाद अपन ने जो नेफ्रॉन है, जिसके आधार पर अपना क्या कार्य करता है, किडनी कार्य करती है, वो भी हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, उसमें पहला चरण अपना देखा था, पहला चरण कौन सा होता है, निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन जो अपना ग्लूमेरुलस के अंदर अपना संपन्न होती है फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया। ठीक है, और उसी के अंदर अगर उच्च दाब के कारण जो प्रक्रिया हो रही थी उसे क्या बोल दिया था अपन ने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिर जो तत्व नहीं छन पाते हैं, जो दूसरे चरण में उसका निदान हो जाता है, तो पुनः अवशोषण। ठीक है, रीऑब्जर्वेशन, तो उनका क्या करते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं, और रक्त वाहिनियों होती है उनके माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचा दिया था, 2 चरणों। अब लास्ट में इसमें जो बचता है, लास्ट में जिसका निर्माण होता है वो कौन सा होता है, अपना मूत्र का निर्माण। ठीक है, मूत्र का निर्माण होता है, जिसमें से 95% अपना क्या रहता है, जल रहता है। ठीक है, 95% जल रहता है, और बाकी का अपना क्या रहता है, उसमें प्रोटीन रहता है, कुछ तत्व। ठीक है, प्रोटीन के बाद कुछ लवणीय तत्व रहते हैं अपने, और बाकी का अपना क्या रहता है, छोटे मोटे कुछ मात्रा में तत्व अपने पाए जाते हैं। देखो इसमें देखना कि जो मूत्र का पीला रंग है, पीला रंग होता है, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। पीला रंग जो मूत्र का होता है वो यूरोक्रोम के कारण, और जो गंध आती है वो किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण। ठीक है, बाकी का इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तत्व भी इसमें पाए जाते हैं अपने। यूरी नॉट, मेन तो यही रहता है अपना, इसी के अलग अलग नाम दे रखे होंगे, लेकिन मेन ये रहता है यूरोक्रोम, जो अपना इसी से बनता है, जो रक्त में रहता है, हीमोग्लोबिन वगैरह, इनसे विघटन होके। ठीक है, तो ये वृक्क महत्वपूर्ण याद रखना, जो प्लाज्मा को छानने का कार्य करता है, वृक्क। ये जितने चारों अंग हैं, चारों ही उत्सर्जन अंग, 5। कैसा, तो आंत में तो अपन आंत भी होती है, देखो इंटेस्टाइन, और अपनी त्वचा भी होती है, दोनों उत्सर्जन का कार्य करते हैं, दोनों उत्सर्जन में दिया। तो फिर ऐसा क्वेश्चन तो मेन तो देखो रहता है तो अपना गलत ही रहता है। ठीक है, और अगर व्यापम अपने हिसाब से मानेगा तो ये बोल देगा कि मैंने व्यवस्थित करके कहाँ दिया, छोटी आंत या बड़ी आंत, जबकि आंत का कार्य अपना होता है और इसका कार्य भी होता है अपना। ठीक है, दोनों का। ऐसा क्वेश्चन कैसे बता सकते हैं कौन सा, दोनों ही होते हैं अपने, है ना, क्योंकि ये भी उत्सर्जन, अगर मैं ये बोल दूं तो ये भी, तो ये नहीं ये बोल दूं तो ये भी तो उत्सर्जन का कार्य कर रहा है, इसको कैसे मना कर दूं। लेकिन उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत के आधार पर, लेकिन आंत ही देता हो इंटेस्टाइन डायरेक्ट सीधे। ठीक है, ये देखा था थोड़ा सा, इसके जो PDF है वो मैं दे दूंगा, और जिसमें जो डाउट आएंगे वो फिर आप पूछ सकते हो, है ना, क्योंकि अभी तो मैंने ओरल समझा दिया, मैं आज ही भेज दूंगा सर के पास, और आज जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसकी मेरे पास अभी है, मैंने बना ली है, उसकी तो मैं अभी भेज दूंगा, तो अभी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण अपना पीला रंग होता है। इतना हुआ। तेलीय ग्रंथि भी होती है अपनी, तेलीय ग्रंथि से भी अपना ये निकलता है अपना तेलीय, कुछ वसीय तत्व निकलते हैं अपने,
है ना, तेलीय ग्रंथि भी पाई जाती है। ये यकृत में क्या करता है कि यकृत में निर्माण होता है अपना हानिकारक अमोनिया का। जो अमोनिया है, इस अमोनिया को अपन इसी रूप में शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये यकृत क्या करता है, इस अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं, जिसे यूरिया को अपन क्या करते हैं, मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, जिसके बाद जो पित्तरस है, पित्तरस का निर्माण भी यकृत के अंदर होता है। तो उस पित्तरस में अपना बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन दो तत्व अपने मिले होते हैं जो अपने हानिकारक रहते हैं। इन तत्वों को भी शरीर से बाहर निकालने का कार्य यकृत ही करता है, जो अपना यूरिन में पहुंचा देता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इनकी मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा बढ़ी तो अपना क्या है कि रोग, अपने हानिकारक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इनको बदलने का कार्य यही करता है। तो ये 5 अंग है जो अपना उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल है ना, कोशिका। कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई भी उसे ही कहा जाता है। संरचना अपनी जो बनी हुई है वो भी कोशिका के, और कार्य भी जो करता है अपन किसके माध्यम से, कोशिका के माध्यम से। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। हाँ, विघटन से बनता है, आरबीसी के विघटन से, टूटने से। ठीक है, जो पित्तरस के अंदर ही होते हैं। बढ़े आगे, कार्यात्मक इकाई देखें, संरचनात्मक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है सेल। श्वेत ग्रंथि और तेलीय ग्रंथि अलग 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 अलग। बहुत एंजॉय किया कल आप लोगों ने ना। यकृत में बस इतना ही पढ़ना अपने। हाँ, और यकृत में मैंने एक बार वहाँ पढ़ा दिया था यकृत के बारे में, जब अपन ने पाचन तंत्र पढ़ा तो उसके बारे में पूरा पढ़ा दिया था डिटेल, है ना। देखो, कोशिका की बात करते हैं हम। ठीक है, अब जो कोशिका है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कोशिका, कोशिका शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा, और लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से। लैटिन भाषा का शब्द था कौन सा, सेल्यूला, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है एक छोटा कोष्ठ, क्योंकि एक कोष्ठक के समान ही दिखाई देती है छोटा सा, तो इसका अर्थ होता है अपना एक छोटा कोष्ठ। छोटा कोष्ठ या एक छोटा कमरा, क्योंकि बहुत छोटी होती है इसलिए एक छोटा कमरा। तो सेल्यूला शब्द की उत्पत्ति, जो सेल शब्द की उत्पत्ति हुई सेल्यूला शब्द से, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कोष्ठ या एक छोटा कमरा। ठीक है, तो मानव शरीर हो या अपने सजीव हो, तो प्रत्येक या समस्त जीवधारियों का शरीर छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर बना होता है। उन कोष्ठकों को अपन ने क्या बोल दिया, सेल बोल दिया। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से हुई है, जिसका अर्थ भी क्या होता है, एक छोटा कोष्ठ या एक छोटा कमरा। ठीक है, जिसकी खोज सर्वप्रथम जो सेल है, उस सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसकी खोज की थी। ठीक है, अब ये ब्लड की खोज की तो इनने क्या है कि निर्जीव खोज की, निर्जीव है ना, नॉन लिविंग जो होता है, नॉन लिविंग सेल की खोज की थी इनने। किस में, जो बोतल होती है, बोतल की कार्क में, बोतल की कार्क में किस प्रकार की निर्जीव प्रकार की कोशिका की इनने खोज की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, और रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है, अब जो कोशिका है, इस कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन,
अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। गेट लगा दो। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। अब देखो कि ये तो जीवित मृत कोशिका की इनने खोज कर दी। मृत कोशिका के खोज के बाद कुछ समय बाद एक जीवित कोशिका की खोज हुई थी। डायरेक्ट आपसे पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट ने, है ना। निर्जीव विरजीव नहीं देगा। अगर जीवित पूछे व्यवस्थित तो फिर अपने को बताना कि जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके कुछ समय बाद ही की थी, अपनी 1674 में। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने, और जो मेन स्टार्ट में सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और निर्जीव कोशिका की खोज भी रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ठीक है, जीवाणु के अंदर इनने इस कोशिका को अपना देखा था। ठीक है, फिर जिसके बाद इसमें क्या है कि जो कोशिका है, इस कोशिका का व्यवस्थित जो वर्गीकरण, मतलब कोशिका सिद्धांत बोल सकते हैं, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी देने के लिए भी प्रयास किया था कुछ साइंटिस्ट ने। सबसे पहले जो प्रयास किया था इसमें कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी देने का जो प्रयास किया था सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था, यदरोचित। पूछता नहीं है लेकिन प्रयास किया था उसने। यदरोचित नामक साइंटिस्ट ने 1824 में सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयास किया था। और प्रयास जो क्या रहा था उनका, विफल रहा था। ठीक है, सेल थ्योरी ये नहीं दे पाए थे। सेल थ्योरी जो कोशिका सिद्धांत जो दिया था, जिन्हें सफलता प्राप्त हुई थी, स्लाइडेन व स्वान। स्लाइडेन व स्वान ने 1838 और 39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। तो सेल थ्योरी सर्वप्रथम किसने दी थी, तो स्लाइडेन व स्वान ने दी थी। लेकिन सबसे पहले जो यदरोचित नामक एक साइंटिस्ट था, उनने 1824 में क्या प्रयास किया था, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। सफलता प्राप्त स्लाइडेन व स्वान दो वैज्ञानिकों को हुई थी। कब? 1838 और 39 में। ठीक है, ये नॉर्मली चीज़ है ना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं, वो तो नॉर्मली बता दिया, भले याद मत रखना ऐसे। मेन यही है, स्लाइडेन व स्वान। ठीक है, अब आकार के आधार पर कोशिका का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी सबसे छोटी, है ना, ये बहुत पूछता है अपना। तो ये भी देखते हैं अपन कि जो सबसे बड़ी सेल है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे की। ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका इसकी होती, कितनी होती है ये, तो 0.1 माइक्रोमीटर। जीरो 0.1 माइक्रोमीटर अपनी सबसे छोटी कोशिका होती है, जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है अपनी शुतुरमुर्ग की, ठीक है, 135 mm इंटू 170 mm। ठीक है ना, ये इसकी लंबाई। हाँ, नहीं इतना पूछता ही नहीं है, बस ये पूछता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होती है ना, मेन यही पूछता अपना, है ना। ये भले याद ना करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन ये पूछता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी। अब मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी किसकी होती है,
तंत्रिका तंत्र की, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी होती है अपनी तंत्रिका तंत्र की। अब जो ये बताते हैं कितना, 90 सेंटीमीटर बताते हैं, 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लंबाई होती है अपनी। फिर जिसके बाद सबसे छोटी मानव शरीर की, हाँ, लंबी तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र अपना, तंत्रिका तंत्र जो अपना मस्तिष्क है ना, उसके आधार पर जो न्यूरॉन है वो पूरे शरीर में अपना फैला हुआ है ना न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की ही होती है सबसे बड़ी अपनी। मानव शरीर की सबसे लंबी, हाँ, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? हाँ, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका अपनी किसकी होती है? शुक्राणु की। हाँ, से 1 मीटर तक, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका अपनी शुक्राणु की होती है। जो कोशिका होती है उस कोशिका को अपन क्या करते हैं कि 2 भागों में बांटा है ना, किसकी संख्या के आधार पर। इनमें जो अंग होते हैं उनके आधार पर, संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय, ठीक है। एक कोशिकीय कौन सा होता है कि वहाँ प्राणी जिनका जीवन यापन ओनली एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाता है, या उनमें जो संपूर्ण प्रक्रिया वो एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाती है, उसे एक कोशिकीय बोलते हैं। और जिसमें बहुत सारी कोशिका होती है, बहुत सारी कोशिका से जीवन यापन होता है, उसे बोलते हैं बहुकोशिकीय प्राणी, ठीक है। तो देखेंगे आगे। नहीं, अभी ये अपन लंबी बता सकते हैं, इसमें मानव शरीर में पूछता है लेकिन, है ना, कि मानव शरीर में सबसे लंबी के अलावा सबसे बड़ी किसकी है, ठीक है ना। तो अपन अंडाणु की बताते हैं, अंडाणु जो होता है ना अपना ओवम की बताते हैं सबसे बड़ी। लेकिन यही ज़्यादातर अपना पूछता है सबसे ज़्यादा कि ये वाला, है ना, ओवम की सबसे बड़ी बताते हैं, लिख लेना वो भी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी, मेन अपना यही पूछता है सबसे ज़्यादा। ये तो बहुत कम, एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना तो ही मिलेगा, ये अन्यथा नहीं मिलेगा, है ना। मेन यही मिलता है आपको, सबसे लंबी कोशिका, और यही अपन सबसे बड़ी बताते हैं, है ना। ये तो बस एनसीईआरटी अगर पढ़ो, लेकिन यही पूछेगा, अगर बड़ी भी पूछता है तो अपन यही लगाते हैं, है ना, और लंबी पूछता है तो यही लगाते हैं। लंबाई चौड़ाई का मैटर है। सबसे बड़ी अंडाणु लिख लेना, सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र, और सबसे छोटी शुक्राणु, ठीक है। कैसा? हाँ, गोलाई में भी चौड़ाई में भी जोड़ के, ठीक है। तो लंबाई वाला तो यही लगाना अपने को, सबसे लंबी, ठीक है ना, सबसे लंबी सेल ये सबसे बड़ी, लंबाई चौड़ाई दोनों के आधार पर। सबसे लंबी, सबसे बड़ी, ठीक है। अब देखो, इतने हुए फैक्ट, नॉर्मली फैक्ट है, लेकिन बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। हुआ, बड़े आगे, नॉर्मली फैक्ट है लेकिन पूछता है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अपने। देखो, ठीक है, देखो, शांत रहो। अभी खाना खाए क्या? देखो, जो संख्या के आधार पर जो कोशिका अपनी 2 भागों में अपनी बांटी गई है, ठीक है।
एक बोलते एक कोशिकीय और एक होती है अपनी बहुकोशीय, बस नॉर्मल याद होना चाहिए क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दो भागों में बांटी गई है, एक होती है अपनी एक कोशिकीय और एक होती है अपनी बहुकोशिकीय। सब मिल जाएगा आपको, जो पीडीएफ में सब कुछ है ना, एक कोशिकीय और अपना एक बहुकोशिकीय। वो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है वो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति, जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है वो प्रोकैरियोटिक, जिसमें उपस्थित होता है या पूर्ण विकसित होता है वो यूकैरियोटिक। ये ओनली इनकी संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर अपन इसे क्या बोलेंगे कि वहाँ प्राणी जो जिसमें एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका के अंदर अपना पूरा जीवन संपन्न हो जाता है, उसे बोलेंगे एक कोशिकीय प्राणी। ठीक है, जैसे श्वसन हो रहा है तो एक कोशिका में उत्सर्जन होगा, तो एक कोशिका में पाचन होगा, तो एक कोशिका में सारी क्रिया अपनी किस्म होगी ओनली एक कोशिका में, वो एक कोशिकीय प्राणी। और बहुकोशिकीय प्राणी कौन सा, कि जिसमें अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग क्या होते हैं अपने कोशिका होते हैं। जैसे मानव की बात करें कि तंत्रिका तंत्र मतलब सोचने समझने के लिए अलग कोशिका, पाचन के लिए अलग कोशिका, सांस लेने के लिए अलग कोशिका, अपनी जो निर्माण के लिए अलग प्रक्रिया, तो सभी के लिए क्या होती है अलग अलग कोशिका। तो जिनका जीवन यापन बहुत सारी कोशिकाओं से होता है वो क्या होता है अपना बहुकोशिकीय प्राणी होता है। आई बात समझ में? ठीक है, केंद्रक के आधार पे तो अपन ने देखेंगे क्योंकि पहले केंद्रक वगैरह पढ़े तो सही अपन, जिसके बाद देखें किसको क्या होते उदाहरण। देखो एक तो अपना अमीबा जो होता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये होता है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और लाइसोजाइम जो होता है। अमीबा एक कोशिका, वहाँ प्राणी जिसका जीवन यापन एक ही कोशिका के अंदर संपन्न हो जाता है उसे बोलते हैं एक कोशिकीय। ठीक है, बहुकोशिकीय जिनका जीवन यापन बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है उसे बहुकोशिकीय बोला जाता है। अमीबा का लाइफ टाइम जीवन अवधि कितने समय तक पता नहीं। किसको? बस शांत रहो, सुनने दो। हाँ, कौन सा? प्रोटोजोआ एक वर्ग है, उस प्रोटोजोआ के अंतर्गत ही अपना अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आता है। वो एक कोशिकीय है, एक प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ, जिसमें एक कोशिकीय प्रोटोजोआ वर्ग में और जो बहुकोशिकीय उसे मेटाजोआ वर्ग, अलग अलग वर्ग। हाँ, क्या बोल रहे थे आप शुभम? अमीबा का जीवन काल, हाँ, और लाइसोसोम उपस्थित रहता है कि नहीं? सही है, क्योंकि वो खुद भक्षण करता है जीवाणुओं का, है ना। बहुकोशिकीय में अपन देख सकते हैं पूरा मेटाजोआ वर्ग का। मेटाजोआ में अपन पूरा आते हैं कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों प्रकार के, जिनमें हड्डियां होती है वो, जिनमें हड्डियां नहीं होती है वो भी, मतलब कार्ड्रेटा वर्ग और नॉन कार्ड्रेटा दोनों प्रकार के आते हैं अपने कौन से बहुकोशिकीय में। ठीक है, कार्ड्रेटा और नॉन कार्ड्रेटा दोनों ये बहुकोशिकीय होता है। और जो अमीबा जो एक कोशिकीय होता है उसमें होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ वर्ग के सारे, स्तनधारी भी इसमें आएंगे पूरे। कॉर्ड्रेटा बोल दिया मतलब पूरे जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले जिनमें हड्डियां पाई जाती है वो, और एक अपना नॉन कॉर्ड्रेटा, सब अपने मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। ठीक है, जिसके बाद देखो एक होता है जो महत्वपूर्ण है, जो जीवन की जितनी भी प्रक्रिया है वो इसी के अंदर अपनी संपन्न होती है। ठीक है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म। ये जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, जो जीव द्रव्य होता है, इस जीव द्रव्य की जो खोज की थी बहुत पूछता है, खोज पुरकिंजे ने की थी 1839-40 में। ठीक है, तो ये अपना है, इसने किसकी खोज की थी? जीव द्रव्य की। अब जीव द्रव्य होता क्या है?
हाँ बोलिए इसको। कोशिका के अंदर होता है, पूरी जो कोशिका होती है ना, एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर भरा रहता है, ठीक है। इसे ही मानव जीवन का आधार माना जाता है, अपना भौतिक आधार। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो अब जीव द्रव्य होता क्या अपना, ये देखते हैं थोड़ा सा कि जीव द्रव्य जो कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर जो एक होती है, एक बाहर वाली केंद्रक झिल्ली, और अंदर केंद्रक झिल्ली होती है और बाहर होती है कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य एक द्रव भरा होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं कि जो यहाँ पर केंद्रक होता है मध्य में, और ये अपनी केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक झिल्ली और ये कोशिका झिल्ली। तो इसके बीच में जितना भी यहाँ पर द्रव भरा है, उस द्रव को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव। ठीक है, तो केंद्रक झिल्ली से लेके तो कोशिका झिल्ली के मध्य में जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहा जाता है, कोशिका। अभी नहीं भी समझ में आएगा तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो कोशिका द्रव उसे कहा जाता है। जिसके बाद यहाँ पर क्या अपना केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है जीव द्रव्य। मतलब कोशिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ भरा रहता है, जो द्रव भरा रहता है, उन्हें जीव द्रव्य कहा जाता है। और मानव की जो भौतिक प्रक्रिया है, सारी जो जैविक क्रिया है, वो सबको नियंत्रित कौन करता है, अपना जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि देखो प्रोटीन का उत्पादन होगा या अपना मानव शरीर को एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से, वो भी कोशिका के अंदर। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होगा। जिसके बाद जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर अपना क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, आरएनए, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन है ना, क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इनका सबका निर्माण होता है। इसलिए ये क्या करता है, मानव जीवन की सभी जैविक क्रिया इसमें संपन्न होती है, जैविक क्रिया। ठीक है, समक्ष जो जैविक क्रिया है, जो जीव करता है, किसमें संपन्न होती है, जीव द्रव्य में। इसलिए इसे माना जाता है मानव जीवन का भौतिक आधार, मानव जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, बहुत पूछता है कि मानव जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है और क्यों। भौतिक आधार इसलिए कहा जाता है कि मानव जीवन की जितनी भी जो जैविक क्रिया, जो जीवित है, वो क्रिया करता है, वो सारी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी की पूरी किस में संपन्न होती है, कोशिका के अंदर और कोशिका के जीव द्रव्य में संपन्न। क्योंकि देखो, या तो कोशिका द्रव्य में होगी, कोशिका द्रव्य में सभी रहते हैं अपने लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, है ना, सारे तत्व रहते हैं अपने किसमें, कोशिका द्रव्य में। और जो केंद्रक के अंदर है वो सारे केंद्रक द्रव्य में। इस कारण इन्हें माना जाता है भौतिक जीवन, भौतिक जो जैविक क्रिया है वो सभी इसमें संपन्न होती है। इसलिए माना जाता है भौतिक जीवन का मानव जीवन का भौतिक आधार। जो कहने वाले कौन थे, एक साइंटिस्ट था हक्सले, साइंटिस्ट का नाम था हक्सले। उस हक्सले ने ही सर्वप्रथम कहा था कि यही मानव जीवन का भौतिक आधार है। तो कौन से साइंटिस्ट ने बताया था कि मानव जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य? तो हक्सले है साइंटिस्ट, उसने ही बताया था कि ये मानव जीवन का भौतिक आधार है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर मानव की संपूर्ण जैविक क्रियाएं अपनी संपन्न होती है। ठीक है, हुआ? मानव जीवन का जो आधार है, एक तो रक्त, और मानव जीवन का भौतिक आधार तो वो अपना जीव द्रव्य है ना। मानव जीवन का जो आधार है, मेन रक्त है। भौतिक आधार की बात करें तो अपना जीव द्रव्य। ठीक है, आधार रक्त है और भौतिक आधार ये है। ठीक है, अब देखो कि जो कोशिका होती है, उस कोशिका के मध्य में होता है अपना क्या, केंद्रक। ठीक है, उस केंद्रक के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि केंद्रक के बारे में क्या क्या अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, हटा दूं? हक्सले, इस साइंटिस्ट ने बताया था सर्वप्रथम कि जो जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य को भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है, बढ़े आगे।
जॉर्डन नहीं नहीं नहीं, मेन पुरकिंज है, पुरकिंज हुआ। अब देखो जितने फैक्ट है ना सब महत्वपूर्ण फैक्ट है ना, सारे के सारे। देखो अब केंद्रक की बात करते, थोड़ा सा बात ना करो। देखो केंद्रक का अपना मध्य में एक संरचना होती है, ठीक है। मध्य में एक संरचना पूरी जो कोशिका होती है, ऐसे करके कोशिका, इस कोशिका के मध्य में केंद्रक होता है पूरा। इसमें क्या ज्यादा चीज है, अगर इसके आसपास लिखूंगा ना तो ये पहले भर जाएगा। पहले इसके केंद्रक के बारे में अपन अलग से पढ़ लेते, फिर पूरा डायग्राम बनाऊंगा, है ना, केंद्रक के बारे में, क्योंकि इसमें थोड़ी ज्यादा चीज है। देखो अब केंद्रक है या कोई भी है, इसके बाहर मान लो त्वचा है, त्वचा के बाहर एक बाहर अपना शरीर है, शरीर के बाहर एक झिल्ली है, कौन सी, त्वचा। ऐसे कैसे जो केंद्रक है, केंद्रक के बाहर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है ना। ये तो नाम से याद होगा, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, केंद्रक झिल्ली। और इस केंद्रक झिल्ली के अंदर, है ना, यह केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रिका। ठीक है, केंद्रिका। सबसे पहले अपन देखते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज सर्वप्रथम की थी, ठीक है। और केंद्रिका है, इस केंद्रिका की खोज पूछता नहीं है कभी, लेकिन केंद्रक की खोज की थी फोंटाना ने। फोंटाना नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी केंद्रिका की, ठीक है। केंद्रक डेट नहीं पूछता अपनी, 1831 में, डेट नहीं पूछता लेकिन, ठीक है। जो केंद्रिका की खोज, केंद्रिका का कार्य क्या रहता है, केंद्रक का कार्य तो समझ में आ जाएगा आगे, लेकिन केंद्रिका का कार्य क्या रहता है, तो ये क्या करता है, जो आरएनए रहता है उस आरएनए का संश्लेषण या सिंथेसिस करने का कार्य करता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है वो केंद्रिका के अंदर होता है, संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है अपना केंद्रिका, जो कि बिल्कुल केंद्रक के मध्य में गोल संरचना होती है, ठीक है। इसके अंदर लिख देता हूं आरएनए। अब देखो, अब ये केंद्रक है, केंद्रिका है, केंद्रिका के बाहर और केंद्रक झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा होता है अपना, ठीक है। एक द्रव भरा होता है जिसे बोलते हैं अपन क्या, केंद्रक द्रव, है ना। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव, जिसे अपन ने क्या बोला था, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। केंद्रक के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे केंद्रक द्रव अपना कहा जाता है, जिसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ रहते हैं वो अपने क्या रहते हैं, इसमें मिक्स रहते हैं। जैसे कि ये मटेरियल है, इसके चारों ओर क्या रहती है कि धागेनुमा संरचना ऐसे करके इसमें फैली रहती है। पूरे जो केंद्रक है, इस केंद्रक के जो केंद्रक द्रव है, इस केंद्रक द्रव में धागेनुमा संरचना अपनी क्या है, फैली रहती है। और उस धागेनुमा संरचना को, धागेनुमा संरचना, जो धागेनुमा संरचना है उस संरचना को कहा जाता है क्या, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। उस धागेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की खोज पूछता नहीं, लेकिन किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, है ना, फ्लेमिंग ने, ठीक है। अब देखो धागेनुमा संरचना रहेगी। अब आगे चल के क्या बोला कि जो क्रोमेटिन होता है, ये क्रोमेटिन क्या करता है, एक स्थान पर अगर एकत्रित हो जाता है, जैसे धागेनुमा संरचना, एक धागा अगर एक जगह पर एकत्रित हो जाएगा तो कैसा बन जाएगा, गुच्छेनुमा संरचना। तो ये धागेनुमा संरचना एक जगह पर एकत्रित हो जाती है तो क्या बनाती है, गुच्छेनुमा संरचना, गुच्छेनुमा संरचना। और उन गुच्छेनुमा संरचना को अपन क्या बोलते हैं, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसी के अंदर जो धागेनुमा संरचना होती है, जो क्रोमेटिन, उस क्रोमेटिन के द्वारा ही गुणसूत्रों का अपना निर्माण होता है, ठीक है। अब जो गुणसूत्र होता है, उस गुणसूत्रों में क्या क्या रहता है,
ठीक है। गुणसूत्र की जो इकाई होती है, गुणसूत्र की जो इकाई बोलते हैं, किसे बोलते हैं? जीन को बोलते हैं, ठीक है। गुणसूत्र की इकाई होती है जीन, ठीक है। तो गुणसूत्र जो कार्य करता है किसके आधार पर कार्य करता है? जीन, जीन के आधार पर ये कार्य अपना करता है। जोहानसन ने सर्वप्रथम इसे नाम दिया था जीन, ठीक है ना, जोहानसन ने, क्योंकि सबसे पहले जब मेंडल ने परीक्षण किया था, तो उसमें क्या है कि उसने बताया था कि कारक बताया था, उसे नहीं पता था कि जीन है। उसने बता दिया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कुछ रासायनों का ट्रांसफर होता है, रासायनिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जिसके कारण लक्षणों का स्थानांतरण होता है, तो कारक बताया था। लेकिन कुछ समय बाद जब जोहानसन ने पता करा, तो उस जोहानसन ने ही बताया था कि इसको क्या कहा जाता है? जीन नाम दे दिया था। जोहानसन ने इसे नाम दिया था, तो अपन जोहानसन लिख देंगे। असफलता के कारण में अपन लिखते हैं, मेंडल के असफलता का कारण ये भी है कि वो कारक को संक्षिप्त रूप में नहीं बता पाए थे, ठीक है। लेकिन आगे चल के जोहन ने बता दिया कि, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि जीन, बस बोल दिया था कुछ तत्व है, लेकिन जोहानसन ने डायरेक्ट बोल दिया था कि वो जीन है, जिनके कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण अपने जाते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र और गुणसूत्र की जो इकाई होती है, वो इकाई अपनी क्या होती है? जीन होती है, ठीक है। जिसके बाद इसमें जो पाया जाता है अपना मेन महत्वपूर्ण डीएनए, डीएनए के बाद एक महत्वपूर्ण होता है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान रखना, केंद्रक के अंदर उपस्थित होने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो हिस्टोन प्रोटीन है, जो कार्य क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। और जो डीएनए होता है वो भी क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण करने का कार्य करता है, जो कि मेन किस्म होता है अपना गुणसूत्र में ही होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये इसके अंदर ही पाया जाता है, केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है अपना हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, नहीं पूछता है ना? हाँ, कभी नहीं पूछता है, लेकिन आप जो क्वेश्चन करते हो डीपी करते हो, है ना? पढ़े थे? क्या बोल रहे हो? अरे सर, जो आनुवंशिकी है ना, उसमें ये चीजें आएंगी ना, आएगी ना, आनुवंशिकता पढ़ेंगे अपन, जेनेट, ठीक है। हुआ? तो देखो, मेन फैक्ट क्या याद रखना, केंद्रक की खोज किसने की थी, ठीक है। और केंद्रक द्रव किसे कहते हैं? तो केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे केंद्रक द्रव कहते हैं, ठीक है। गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है? तो क्रोमेटिन से। केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना जो होती है उसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। और जिसके बाद केंद्रक में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो वो हिस्टोन प्रोटीन है, जो इसके अंदर अपना क्या रहता है? उपस्थित रहता है, ठीक है। फैक्ट अपने बहुत अच्छे हैं, बस फोंटाना की भी बहुत कम पूछता है कि केंद्रिका की खोज, लेकिन कार्य जरूर याद रखना कि ये क्या करता है? आरएनए का संश्लेषण करने का कार्य करता है, ठीक है। मेन केंद्रक की खोज और केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है वो, धागेनुमा संरचना क्या होती है, गुणसूत्रों का निर्माण किससे होता है, और एक अपना कौन सा कि हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर उपस्थित होता है अपना, है ना। यह आनुवांशिक लक्षण प्रदर्शित करने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है अपना? हिस्टोन प्रोटीन। इसमें कोशिका में से सबसे महत्वपूर्ण पूछता है, कोशिका की जो अंग है उस अंग की खोज किसने की, और उनके जो उपनाम दे रखे हैं वो उपनाम पूछता है, और उनके थोड़े से कार्य, है ना। एक डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ क्लियर, ठीक है, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे। हो गया ये वाला नहीं आया समझ में? तो जो क्रोमेटिन होता है, धागेनुमा संरचना, वही धागेनुमा संरचना जब एक जगह पर एकत्रित हो जाती है तो किसका निर्माण कर देती है? गुच्छे का। उस गुच्छेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। और जो गुणसूत्र जिसके आधार पर कार्य करते हैं वो क्या होते हैं? जीन होते हैं। और जो जीन की जो खोज है, जीन जो नाम दिया था वो जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। और जो इस गुणसूत्र किसके आधार पर कार्य करता है? मेन अपना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, जो क्या करते हैं? जो आनुवांशिक लक्षण है, अपने पिता के लक्षण अपने बच्चे में जो आते हैं वो इसके आधार, हाँ, है ना। म्यूटेशन, हाँ, उत्परिवर्तन अलग होता है, ठीक है। हुआ? हाँ, खोज तो फिर सर्वप्रथम कारक बताए थे, कारक नाम दिया था मेंडल ने,
लेकिन बाद में इसे जो मेन नाम दिया जीन वो यही था, क्योंकि उनने मेंडल जी ने बोल दिया था कि कुछ रासायनिक है जिनके कारण एक स्थान से मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जा रहा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कारक जीन है। जो जीन बताया वो कारक किसने बताया था? अपना जॉनसन ने। हाँ, कारक उसने मेंडल नहीं, क्योंकि उसने पहले बता दिया था कारक है कुछ रासायनिक, है ना, कुछ रासायनिक, इनने नाम दे दिया बस उसको ये है जीन। हाँ ठीक है, बढ़े आगे। देखो कि अपनी जो कोशिका होती है मेन, दिख जाएगा इतना, ठीक है, कोशिका होती है, उस कोशिका में एक सबसे बाहरी संरचना, ठीक है, एक सबसे बाहरी संरचना, दोनों कोशिका के पादप और जंतु के जो दोनों मिक्स है, दोनों को एक साथ, ठीक है, तो सबसे बाहर एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अपनी सबसे बाहर पाई जाती है। ये क्या कार्य करती है? मेन अपन बोल सकते हैं कि जो कोशिका होती है उस कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करने का कार्य ये करती है, जो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है, ये पूछता है, जो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, जो प्रोटीन और लिपिड की अपनी बनी होती है कोशिका झिल्ली, जो कोशिका को आकार एवं संरचना प्रदान करने का कार्य करती है। इसके बाहर, इसके अंदर भी एक और संरचना अपन देख लें, ठीक है, इसे बोल देंगे अपन क्या? कोशिका भित्ति या सेल वाल, कोशिका भित्ति। अब जो सेल वाल होती है ये किस में पाई जाती है? अपनी ओनली पादप सेल में, है ना, प्लांट सेल में ही पाई जाती है, पादप कोशिका में ही पाई जाती है, जिसका निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से। ये बहुत पूछता है, कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है? सेल्यूलोज से होता है, और किस में उपस्थित रहती है? अपनी पादप सेल में। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है। मध्य में अपना केंद्रक पाया जाता है, जिसके बारे में अपन ने डिटेल में थोड़ा सा देख लिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना कुछ भी नहीं है। जिसके बाद देखो कि जैसे ये सेल रहती है अपनी, केंद्रक होता है, इस केंद्रक के बाहर यहाँ से केंद्रक जो झिल्ली है, इस केंद्रक झिल्ली से ऐसे करके कहाँ तक? कोशिका झिल्ली तक, ठीक है, इधर भी ऐसे करके केंद्रक झिल्ली से लेके कहाँ तक? कोशिका झिल्ली तक, इधर भी ऐसे करके केंद्रक झिल्ली से लेके तो कोशिका झिल्ली, मतलब पूरी कोशिका में जालीनुमा संरचना पाई जाती है ना, एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है। उस जालीनुमा संरचना को कहा जाता है अंतःप्रदीप्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका के अंदर जो जालीनुमा संरचना पाई जाती है, उस जालीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रदीप्य जालिका, अंतःप्रदीप्य जालिका, ये बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे कहा जाता है, AR बोलते हैं शॉर्टकट में। तो अंतःप्रदीप्य जालिका क्या होती है? तो केंद्रक झिल्ली, ये वाली कौन सी थी? केंद्रक झिल्ली, और ये वाली अपनी कोशिका झिल्ली बोल दें। तो केंद्रक झिल्ली से लेके तो कोशिका झिल्ली तक एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सीधे बोल दे, कोशिका के अंदर जो जालीनुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? अंतःप्रदीप्य जालिका। इसकी PDF मिल जाएगी, भले ही मत लिखो कुछ, बस समझ लो आप तो अच्छे से, है ना, क्योंकि मिल जाएगा ना तुरंत, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा, ये चीज़ें जो दे रखी ना सब, और एक्स्ट्रा मिलेगी कुछ चीज़ें और, है ना। देखो अब जिसके बाद इसका कार्य क्या रहता है, इसका कार्य पहले अपन समझते हैं कि ये अंतःप्रदीप्य जालिका होती है, इसके ऊपर कुछ संरचना पाई जाती है। देखो ऐसे करके गोल, जो अंतःप्रदीप्य जालिका है उसके ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो जो अंतःप्रदीप्य जालिका होती है, इस अंतःप्रदीप्य जालिका के ऊपर एक दानेदार संरचना होती है। उस दानेदार संरचना को अपन क्या बोलते हैं?
राइबोसोम, राइबोसोम। अब ये भी पूछता है कि राइबोसोम कहाँ पर उपस्थित होता है, तो अंतःप्रदीप्य जालिका के ऊपर। ठीक है, ये राइबोसोम अंतःप्रदीप्य जालिका के ऊपर जो दानेदार संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? हाँ हाँ, कौन सी? खुरदुरी जालिका। हाँ, तो अंतःप्रदीप्य जालिका के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक प्रकार अपन ने बोल दिया कि जहाँ पर ये राइबोसोम उपस्थित मतलब दानेदार है, और कहीं पर राइबोसोम नहीं उपस्थित है मतलब वो कैसा दिखाई देगा? चिकना। तो दो प्रकार का है, एक तो अपना खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक चिकनी। ठीक है, तो जहाँ पर दानेदार संरचना मतलब राइबोसोम उपस्थित है वहाँ पर खुरदुरी, और जहाँ पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है वहाँ पर चिकनी। दो प्रकार के अंतःप्रदीप्य जालिका अपनी उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखो राइबोसोम की खोज और इसकी खोज देखते हैं। अंतःप्रदीप्य जालिका की खोज किसने की थी? खोज की थी इसके अंतःप्रदीप्य जालिका की पोर्ट्रेट ने या क्लाउड। पोर्टरर या क्लाउड। पोर्टरर या क्लाउड ने खोज की थी अपने किसकी? अंतःप्रदीप्य जालिका की। पोर्टरर और क्लाउड है ना, क्लाउड, इनने खोज की थी अंतःप्रदीप्य जालिका की। राइबोसोम है, उस राइबोसोम की खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी, है ना। इसकी खोज किसने की थी? पेलाडे ने की थी। रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन्हें नाम दिया था बाद में। ठीक है, अब देखो पोर्टरर और क्लाउड। अब देखो इसका कार्य समझते पहले। राइबोसोम का अपन ने कार्य देखा था कि राइबोसोम का कार्य क्या रहता है? प्रोटीन का उत्पादन करना। जो प्रोटीन का उत्पादन करता है किसके सहायता से करता है? अमीनो अम्ल की सहायता से। बताया था कि जो ये कार्य करता है उसमें आरएनए सहायता करता है। आरएनए तीन प्रकार है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जो अमीनो अम्ल के बारे में जो संकेत देने का कार्य करता है, जो मैसेज पहुंचाने का कार्य करता है, वो मैसेंजर आरएनए मतलब mRNA। फिर उस अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य tRNA। और राइबोसोम आरएनए क्या करता है? राइबोसोमल, वो इसका निर्माण में सहायता। तो इसका मुख्य कार्य क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस करने का कार्य कौन करता है? अपना राइबोसोम करता है। इसलिए क्या कहा जाता है इसे? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन का क्या करता है? उत्पादन करता है या संश्लेषण करने का कार्य करता है। और इसकी खोज किसने की थी? अपने पेलाडे नामक साइंटिस्ट ने। अब देखो कि ये प्रोटीन का निर्माण तो कर देगा, कंपनी का कार्य क्या करता, मतलब जो फैक्ट्री रहता है, फैक्ट्री का क्या कार्य रहता है? उत्पादन करना। लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट का कार्य कौन करेगा? अंतःप्रदीप्य जालिका। मतलब कोशिकांगों तक जो ऑर्गन्स है अपने, उन ऑर्गन्स तक प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये। तो ये करेगा प्रोटीन का संश्लेषण, ये संश्लेषण करने का कार्य करता है, और ये करता है संवाहन करने का। ठीक है, ये प्रोटीन का उत्पादन कर देगा और उत्पादन की गई प्रोटीन को कोशिकांगों तक पहुंचाने का, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? अपना अंतःप्रदीप्य जालिका ही करती। निर्माण कर देगा और कोशिकांगों तक अपना पहुंचाने का कार्य ये करता है, जिसकी सहायता से अपने बने होते हैं क्या? जैसे कि अपने कोशिका झिल्ली बनी हो, केंद्रीय के, और बाकी के जो अंग है वो भी अपना प्रोटीन के सहायता से बने होते हैं। तो प्रोटीन का उत्पादन राइबोसोम, और प्रोटीन का संवहन मतलब कोशिकांगों तक पहुंचाने का कार्य अंतःप्रदीप्य जालिका करती है। आए समझ में? ठीक है, अब जिसके बाद देखो ऐसा हो गया कि मानव शरीर में कुछ हानिकारक जीवाणु या हानिकारक बैक्टीरिया है जो कोशिका के अंदर अपना मानव शरीर में प्रवेश कर गया। अगर हानिकारक बैक्टीरिया प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा? बहुत रोग उत्पन्न करेगा, तो उसको भी नष्ट करना है। जिसके बाद ऐसा हो गया कि कोई कोशिकांग है जो मृत हो गए,
मतलब जो नष्ट हो गए, कोशिका के अंदर कोशिकांग क्या हो गए, नष्ट हो गए, तो उनको कोशिका से हटाने का कार्य। तो पूरी कोशिका में बहुत सारी संख्या में अपने उपस्थित होते हैं, जिन्हें बोलते हैं अपन क्या, लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम जिसकी खोज किसने की थी, डी डुबे ने। डी डुबे ने अपनी लाइसोसोम की खोज की थी। अब ये लाइसोसोम क्या करता है कि जो हानिकारक कोशिकांग है, जो हानिकारक जीवाणु है, जो हानिकारक बैक्टीरिया कोशिका के अंदर प्रवेश कर गया, एक तो उसको, या फिर जो हानिकारक जो कोशिकांग है, मतलब जो नष्ट हो गया, मृत कोशिका है, उस मृत कोशिका का भक्षण करने का कार्य कौन करता है, ये स्वयं करता है। ठीक है, तो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिसके बाद जो कोशिका नष्ट हो गई उसका भी स्वयं में भक्षण कर लेता है और कोशिका से उसे हटा देता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, क्योंकि कोशिका जब उससे नष्ट हो सकती है तो ये स्वयं भी उससे नष्ट हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोलाइटिन कुछ तत्व पाया जाता है इसमें, एंजाइम, उसके सहायता से पाचन करने का कार्य करता है ना, हाइड्रोलाइटिन। उपनाम आत्महत्या की थैली। हाँ, ये कार्य करता है कि जो हानिकारक जीवाणु रहते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करे उनको, और जो कोई कोशिकांग है जो मृत हो गया मतलब नष्ट हो गया तो उनको भी कोशिका से हटाने का कार्य करता है। ये स्वयं में भक्षण कर लेता है, किसकी सहायता से, किसमें एक एंजाइम पाया जाता है उसकी सहायता, है ना, हाइड्रोलाइटिन जो एंजाइम पाया जाता है उसके सहायता से ये पाचन कर लेता है, स्वयं में भक्षण कर देता है। ठीक है, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम का कार्य अपने को समझ में आ गया, इस कारण कार्य के आधार पर उसे क्या बोल दिया, आत्महत्या की थैली। जब वो कोशिका की रक्षा कर रहा है, कोशिका उससे नष्ट हो सकती है तो स्वयं भी वो नष्ट उससे हो सकता है, इस कारण बोल दिया आत्महत्या की थैली। अब देखो इसके अलावा कुछ, जैसे कि ये तो कोशिका के अंदर होगा तो, लेकिन कोई कोशिका से, कोशिका एक कोशिका और दूसरी कोशिका से कोई हानिकारक जीवाणु प्रवेश कर रहा है, ये बाहरी शरीर का बाहरी वातावरण से कोई हानिकारक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला हो तो उस हानिकारक जीवाणु को रोकने का कार्य, जैसे गेट कीपर का कार्य होता है, क्या करता है कि जो काम के लोग उन्हें अंदर जाना और फालतू लोगों को बाहर, ऐसे कैसे क्या करता है कि जो काम के तत्व जैसे प्रोटीन वसा जो आता है उनको तो आने देता है, लेकिन जो हानिकारक तत्व उनको रोकने का कार्य करता है। कौन, गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, इसका भी इसमें ठीक है, गोल्जी काय। गोल्जी काय या गोल्गी बॉडी जिसे बोलते हैं, इसकी जो खोज की थी कैमिलो गोल्गी ने इसकी खोज की थी, गोल्जी काय की। ठीक है, इसका गोल्गी बॉडी क्या करती है कि जो बाहरी वातावरण से जो हानिकारक जो बैक्टीरियाज है, वो बैक्टीरियाज अगर कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे तो उन प्रवेश को रोकने का कार्य, मतलब उन्हें जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकने का कार्य करता है तो गोल्जी काय करता है। ठीक है, इसलिए इसे उपनाम भी दे रखा है गेट कीपर। ठीक है, कोशिका का गेट कीपर किसे कहा जाता है। हाँ, कौन सा, क्या निकालती है, पेटी, बंडल बनाती है। हाँ ठीक है, तो इसका उपनाम ध्यान रखना, गेट कीपर या यातायात प्रबंधक। हाँ, यातायात प्रबंधक कहा जाता है, यातायात प्रबंधक। ठीक है, अब देखो जिसके बाद इसमें अपने पाया जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करेगा, एनर्जी उत्पादन का कार्य करेगा।
ठीक है, बहुत सारी संख्या में अपने ऐसे संरचना उपस्थित होती है और इसके अंदर गोल संरचना जो वलयकार संरचना है, ठीक है, जो उंगली के समान संरचना दे रही है, इसे बोलते हैं क्रस्टी। और बहुत पूछता है कि क्रस्टी किसके अंदर उपस्थित होता है अपना, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपन ने श्वसन में भी कार्य देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का क्या करता है, ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मानव शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा। तो ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी, खोज अल्टमैन ने, अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। और इसका जो नामकरण है, बेंडा, नहीं दिख रहा है, बस बेंडा लिखा और कुछ नहीं है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की जब अल्टमैन ने खोज की थी, जब इसे नाम दिया था बायोप्लास्ट, है ना, बायोप्लास्ट नाम दिया था। लेकिन बाद में जब बेंडा नामक साइंटिस्ट है, उसके कुछ समय बाद, क्योंकि देखो इसके अलग अलग डेट अलग अलग बताता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अलग नाम है, सबसे पहले जब खोज की थी इसको नाम दिया था बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट। लेकिन जो बेंडा नामक साइंटिस्ट है, उसने 1898 में इसे क्या नाम दे दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया से नाम दे दिया गया था। पहले नाम था इसका बायोप्लास्ट, जब खोज की थी अल्टमैन ने। बहुत जगह इसकी जो खोज है 1885 भी बताता है, बहुत जगह 1890 बताते हैं, ठीक है, लेकिन डेट इतना साइंस में पूछता नहीं, ठीक है। तो अब ये कार्य क्या करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है, ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य करता है। तो इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह, है ना, या पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। तो कोशिका का ऊर्जा गृह लिख लेना। ऊर्जा गृह या बोलते हैं शक्ति गृह, ये बोलते हैं पावर हाउस, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो एनर्जी उत्पादन का कार्य करती है। ठीक है, सबसे बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, जो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके अंदर अपनी जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, वो होती है कोशिका भित्ति, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। केंद्रक के बारे में पूरा डिटेल पढ़ा अपन ने, ठीक है। केंद्रक के बाहर एक जाली, केंद्रक के बाहर और कोशिका के अंदर पूरी जालीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे अंतःप्रदीप्य जालिका कहते हैं। इस जालिका के ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसे राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पेलाडे ने की थी, जो प्रोटीन का उत्पादन करने का कार्य करता है। इस कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री पेलाडे, पेलाडे, पेलाडे प्रोटीन का उत्पादन करने का कार्य करती है। और जो प्रोटीन का उत्पादन ये करती है, उस प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, अंतःप्रदीप्य जालिका, या संवहन का कार्य करती है अंतःप्रदीप्य जालिका, ठीक है। जिसके बाद जो हानिकारक तत्व है, जो हानिकारक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाए, या फिर अपना क्या है कि कोई मृत कोशिकांग है, उसको जो नष्ट हो गई, उसको भी इससे हटाने का कार्य कौन करता है, अपना लाइसोसोम। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, जिसकी खोज डी डुबे ने की थी, ठीक है। फिर जिसके बाद अपन ने देखा कि कोशिका के अंदर कोई बाहरी वातावरण से कोई हानिकारक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला हो, तो उसका रोकने का कार्य कौन करता है, गोल्जिका है। मतलब एक यातायात प्रबंधक की तरह कार्य करता है, गेट कीपर की तरह कार्य करता है। कौन, गोल्जिका, जिसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। तो ऐसा कौन से कोशिकांग है जिसका नाम एक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया, है ना, कैमिलो गोल्गी, उसी के नाम पर रख दिया था, गोल्जिका है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक संरचना होती है जिसके अंदर वलयकार संरचना पाई जाती है, जिस वलयकार या गोल उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रस्टी, है ना। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना। फिर इसके बाद इसमें देखो कि डीएनए इसमें पाया, तो केंद्रक के अलावा डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक के अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा और हरित लवक में पाया जाएगा। आगे देखेंगे हरित लवक, अभी दो चीज़ें। तो डीएनए इसमें भी पाया जाता है, मेन तो इसमें ही पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें पाया जाता है, ठीक है। जिसका खोज की थी अल्टमैन ने, और इसका नाम किया था बेंडा नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। जो क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करने कार्य करता है, इसलिए बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल। इसे सर्वप्रथम जो नाम दिया था, क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था, ठीक है।
आए समझ में? अधात्री कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और हृदय में। देखो अब मैंने सबसे पहले जीव द्रव्य बताया था, शांत रहो। जीव द्रव्य बताया था, जीव द्रव्य में बताया था कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा है। अब देखो केंद्रक द्रव की बात करते हैं तो केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसे केंद्रक द्रव, लेकिन कोशिका द्रव किसे बोला जाता है? तो यहाँ से लेके तो ये मटेरियल जितने भी है एक द्रव के अंदर है, सारे के सारे मटेरियल किसमें? एक द्रव। इसके अंदर जो भरा है एक द्रव भरा है, जो सारे के सारे मटेरियल जिनके अंदर अपने होते हैं, तो इसे बोलते हैं अपन क्या? कोशिका द्रव। ठीक है, तो केंद्रक के बाहर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं अपन कोशिका द्रव, जिसके अंदर सारे के सारे जो कोशिकांग है वो क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है, जिसके बाद जो केंद्रक के अंदर होता है वो केंद्रक द्रव। तो इस द्रव को और इस द्रव को दोनों को मिलाकर बोला जाता है जीव द्रव्य। तो सीधे सीधे बोल सकता हूं कि कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उन्हें जीव द्रव्य कहा जाता है। अगर व्यवस्थित बोले कि केंद्रक के अंदर वाले को तो केंद्रक द्रव और केंद्रक के बाहर वाले को कोशिका द्रव। ठीक है, अब देखो किसके बाद अपन देखते हैं थोड़ा सा, इसमें जो लवक पाए जाते हैं अपने प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड भी इसमें पाए जाते हैं। प्लास्टिड की बात करते हैं, थोड़ा सा हटा देंगे। लाइसोसोम 55 में की खोज नहीं पूछता है। ये कार्य क्या है? तो ये हानिकारक जीवाणुओं को कोशिका के अंदर प्रवेश करने से रोकता है, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करने देता। जो हानिकारक जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला हो उनको। पोर्टरर, पोर्टरर और क्लाउड, ये क्लाउड। बड़े आगे देखो, अब देखो जो लवक पाए जाते हैं अपने, हाँ देखो शांत रहो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना आप लोगों की आवाज। प्लास्टिड की बात करते हैं, लवक, जो लवक पाया जाता है ओनली किसमें? अपना पादप कोशिका में। पादप कोशिका में पाया जाता है अपना, जो अपना 3 भागों में होता है। 3 भागों में अपना कौन सा? एक होता है वर्णी लवक, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। वर्णी लवक, और एक होता है कौन सा? अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक। ठीक है, एक अपना वर्णी लवक और एक अवर्णी लवक और एक हरित लवक। ठीक है, अब देखो इनका सीधा सीधा कार्य के कौन सा कहां पर उपस्थित रहता है, किसका कार्य क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक, क्लोरो, और ये क्रोमो और वो क्लोरो। हाँ ठीक है, अब देखो इसका कार्य क्या रहता है कि जो फूल रहते हैं वो फूल में जो रंग रहते हैं और बीजों का रंग, तो उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो लवक कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तो फूलों का रंग और अपना किसके? बीजों के रंग के लिए। फूलों व बीजों का रंग, या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि कहां पर पाया जाता है? तो फूलों में या फिर बीजों में। ठीक है, तो ये मेन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? फूलों के रंग के लिए और बीजों के रंग के लिए। ये वाला, हाँ सर ये क्रोमो है ना, ये वाला क्या बोल रहे हो? फलों के लिए भी होगा ये,
जो रंगों से संबंधित है वो इसी में होता है अपना, ठीक है। जिसके बाद ये वाला पाया जाता है अपना जड़ में, जो जड़ होती है रूट, उसमें पाया जाता है, जो क्या करता है, जो खनिज तत्व उनको लाने पहुंचाने का कार्य करता है अपना। फूलों की, हाँ फूलों की जो रंग है उसके लिए ये उत्तरदायी, पत्तियों के लिए हरित लवक है। हाँ वो तो फूल का ही भाग होता है। अगर फूल देखेंगे, फूल के चारों ओर आप देखेंगे जो पत्तियां होती है, हाँ तो वो तो फूल का भाग है ना पूरा, जिसे दलपुंज महादलपुंज बोलते हैं ना, दलपुंज महादलपुंज, तो वो फूल का ही भाग है। हरी पत्तियां होती है वो भी महादलपुंज है, वो भी एक फूल का भाग है, ठीक है ना। एक फूल बनाया आपने, मान लो किसी का भी, इसके चारों ओर मान लो कुछ पत्तियां है ऐसे करके, तो ये भी इसका ही भाग है, पत्तियां भी फूल का, जिसे बोलते हैं महादलपुंज। और ये वाला जो पत्ते की जो पंखुड़ियाँ होती है इसे बोलते हैं अपन दलपुंज। इसके बीच में होता है अपना क्या, अंडा से, और यहीं पर होता है वर्तिका और वर्तिका, है ना। अच्छा उसके लिए नहीं, ये तो बस फूल और बीज के लिए अपना महत्वपूर्ण, फूल बीज और फल के लिए, नहीं उसके लिए नहीं, बस इसको ध्यान रखना, फूल और बीज के लिए उत्तरदायी। और ये होती है जड़ में, जो क्या करती है कि जो भोज्य पदार्थ रहते हैं, जैसे कि जड़ों के माध्यम से खनिज तत्व है, जल रहता है, उस जल का संवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। हाँ प्यास लग रही, थोड़ी देर वेट करो, अभी तो क्लास स्टार्ट ही की है। देखो बस ये खत्म हो जाए थोड़ा सा, फिर 5 मिनट का रेस्ट। हाँ पूछने दो, शांत रहो। हाँ पूछो सुन, 2 मिनट रुको। देखो ये वाला पाया जाता अपना कहाँ पर, पत्तियों में, ठीक है। ये वाला जहाँ पाया जाता अपना पत्तियों में, ये वाला पत्तियों में पाया जाता है, और पत्तियों में पाया जाता है तो इसी की उपस्थिति में अपना क्या करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करता है अपना हरित लवक। इस कारण इसे कहा जाता है कोशिका का रसोई घर, ठीक है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है। ये पूछा हुआ है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि इसी की उपस्थिति में पत्तियां, जो पत्तियों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपनी होती है, जिसके माध्यम से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है, ठीक है। तो डीएनए इसमें पाया जाता है ना, डीएनए 3 जगह पाया जाता है। मेन केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पर उपस्थित रहता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक हरित लवक, और हरित लवक को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। और जो केंद्रक पड़ा था ना, उस केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का मास्टर कंट्रोलर या मैनेजर। कोशिका का मैनेजर कहा जाता है केंद्रक को, है ना, या कोशिका का मास्टर कंट्रोलर भी उसे ही कहा जाता है। आज तो संडे, कोई की क्लास नहीं आज तो। हाँ सर, नॉन स्टॉप मैंने क्या बोला था, मैं भूल गया, कुछ याद दिलाओ, मैं बताऊं। केंद्रक के अलावा कहाँ उपस्थित रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, शांत रहो बेटा। एक बात बताओ, मैं डांटता भी हूँ सच में, आप समझ रहे हो ना, मजाक में ले रहे हो, मजाक में भी मत लो इतना, है ना, इतना भी मत लो, लेकिन इतना भी नहीं। डांटता भी हूँ, और बेइज्जती जो होती है ना बहुत बेकार होती है ना। लड़कियों के सामने लड़कों की नहीं होनी चाहिए, लड़कों के सामने लड़कियों की नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा शांत रहो। एक तो क्या है कि रिकॉर्डिंग चल रही है ना, तो मेरे से ज़्यादा आवाज़ तो आपकी आएगी उसमें, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। हाँ क्या पूछ रहे शुभम, ये प्लास्टिड जो मेन पाई जाती है अपने प्लांट में,
जो प्लांट में सहायता करती है किसका, कि जो पौधे के मेन तो एक रंग होता है, रंग से संबंधित, और जो जड़े में जो संवहन करते हैं अपन खनिज तत्वों को उससे संबंधित, या जिसके बाद जो अपने पौधे होते हैं पत्तियाँ उनसे संबंधित जो क्रिया उनको नियंत्रित करता है। और उन्हें अपन ने किसने 3 भागों में बांट दिया है ना, कि जो ये कार्य करेगा वर्णिलवक, मतलब जो मेन फूलों और जो फल रहते हैं और इनमें रंगों का कार्य करता है वो वर्णिलवक, ठीक है। और जो मेन जड़ों में होता है जो संवहन का कार्य करता है खनिज तत्वों का, क्योंकि अपने जमीन में ही पाए जाते हैं खनिज तत्व और उससे जल का, तो उसके लिए कौन सा होता है उत्तरदायी, अवर्णिलवक। और जो पत्तियों में पाया जाता है मेन, और जो पत्तियां जो हरी होती है और जिसके बाद भोजन अपना प्राप्त करती है वो हरितलवक। हाँ आप पूछो आप। हाँ खनिज के साथ पानी भी। कैसा लवक, कैसा मतलब? अच्छा ऐसा, वो तो परीक्षण करना पड़ेगा अपने को। देखेंगे ज़्यादा भारी हो जाएगा है ना वो। बस ये ध्यान रखना, ज़्यादा पूछा तो यही है कि वर्णिलवक कहाँ पर उपस्थित, ल्यूकोप्लास्ट इंग्लिश में पूछता है ना, कहाँ पर उपस्थित अपना होता है, ठीक है ना। जड़ में, ये पत्तियों में, और ये फूलों और बीज के जो रंग है उससे संबंधित है ना, महत्वपूर्ण हुआ इतना। मास्टर मैनेजर बोलते हैं, या तो मैनेजर या मास्टर कंट्रोलर। कोशिका का मास्टर कंट्रोलर केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का मास्टर कंट्रोलर या मैनेजर केंद्रक को कहा जाता है, ठीक है। हुआ कोशिका का केंद्रक, सॉरी केंद्रक को कोशिका का मास्टर कंट्रोलर या मैनेजर, जो सबसे पहला पढ़ा था अपन ने वो गोल संरचना, उसको। हुआ, हटा दे। लवक की खोज की थी हेकल नामक साइंटिस्ट ने। हेकल नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है। हुआ इतना, बढ़े आगे। अब एक होता है अपना तारक का है, तारक का है। सेंट्रोसोम है ना। अब ये सेंट्रोसोम क्या करता है, जो केंद्रक होता है उस केंद्रक के नज़दीक ही पाया जाता है, बिल्कुल जो धागेनुमा संरचना होती है केंद्रक के नज़दीक पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहायता करना। जो कोशिका का विभाजन होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, उस विभाजन में सहायता करने का कार्य कौन करता है, ये तारक का ही करता है, जिसकी खोज की थी बोबेरी ने। बोबेरी ने इसकी खोज की थी। और जो सहायता किसमें करता है, विभाजन में। हाँ नहीं, ये केंद्रक के पास एक संरचना होती है, केंद्रक के पास एक बिल्कुल धागेनुमा संरचना होती है, ऐसे करके ऐसी संरचना होती है अपनी, ठीक है। ऐसे करके कुछ संरचना होती है जो क्या कार्य करता है, अपना कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में सहायता करता अपना सेंट्रोसोम। ये इसलिए बता दिया कि पूछता है कि सेंट्रोसोम कहाँ पर उपस्थित होता है, तो केंद्रक के पास ही अपना उपस्थित होता है, जिसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना, जिसकी खोज किसने की थी, बोबेरी ने की थी, ठीक है। हुआ। अब देखो केंद्रक किसी में उपस्थित रहता है, किसी में नहीं उपस्थित रहता है, तो केंद्रक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया। जो कोशिका होती है, इस कोशिका को, सेल को केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर, केंद्रक के आधार पर लिख देंगे अपन, ठीक है। केंद्रक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। 2 भागों में कौन से होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक और एक होती है अपनी यूकैरियोटिक। एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब देखो सीधा सीधा आपने देखना कि कोशिका के मध्य में क्या होता है, केंद्रक,
जिसमें केंद्रक का अभाव रहता है, मतलब जिसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, वो होता है अपना कौन सा? प्रोकैरियोटिक। मतलब इसमें लिख देता हूं केंद्रक अनुपस्थित। ठीक है, ध्यान रख, उपस्थित तो होता है लेकिन क्या करता है कि जैसे अपना केंद्रक है, अब केंद्रक ये व्यवस्थित है, अपना केंद्रक झिल्ली इसके चारों ओर है इसलिए व्यवस्थित, लेकिन क्या करता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं रहती, इस कारण जो इसके अंदर के मटेरियल है वो कहाँ पर? कोशिका जिरों में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बोलता है केंद्रक अविकसित रहता है या केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया कि जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है वो यूकैरियोटिक सेल। केंद्रक पूर्ण विकसित, अनुपस्थित, सॉरी उपस्थित। केंद्रक उपस्थित। ठीक है, जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें केंद्रक उपस्थित रहता है वो यूकैरियोटिक। इसके अंतर्गत आते हैं अपने विषाणु, मतलब वायरस, जीवाणु, बैक्टीरियास, और जिसके बाद इसमें आते हैं नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, तो इसमें आते हैं अपने जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसे। ठीक है, इनमें पाया जाता है अपना कैंसर प्रोकैरियोटिक प्रकार का। ठीक है, जीवाणु, विषाणु और नील हरित जो शैवाल है इनमें पाया जाता है अपना प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, और ये पाई जाती है अपने किस में? पादप और जंतु दोनों प्रकार की कोशिका में ये पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक प्रकार के। हाँ, इसमें ये प्रकार का प्रोकैरियोटिक सेल में अपना प्रोकैरियोटिक सेल होती है अपने जीवाणु, विषाणु, नील हरित, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, हाँ, चेंज हो गया क्या? एक बार और, हाँ नहीं कर रहा, हाँ बस यही है, एक बार और कहाँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, और जीवाणु, विषाणु और नील हरित शैवाल में इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाई जाती है। अब इसके अलावा भी कुछ इसमें अंतर है। ठीक है ना, तो अंतर अपन देख लेते हैं। हुआ इतना? बस मेन तो सबसे महत्वपूर्ण तो एक केंद्रक उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं? जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। हाँ, ये जीवाणु और विषाणु और हरित शैवाल होते हैं, इनमें ही प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिका होती है। नील हरित शैवाल, शैवाल देखिए, नहीं देखी सवाई, जो काई जो होती है ना उसे ही शैवाल बोलते हैं अपन। हाँ बस बस, वो फफूंद होती, कवक, उसे कवक बोलते हैं, है ना, कवक बोलते हैं। कौन? हाँ ये वाला शैवाल। देखो ये, देखो आप ये, ठीक है, छुपा देते हैं इसको। अब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये अपनी यूकैरियोटिक, ये वही कोशिका अपनी जिसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है और इस वाले भाग में केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, ये भी मैं डालूंगा आपके जो पीडीएफ है ना उसमें सब रहेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसमें बात करते हैं कोशिका भित्ति। अब इसमें क्या रहती है? जो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में उपस्थित तो रहती है, लेकिन किसकी बनी होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की ये बनी होती है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसमें किसकी बनी होती है? और ओनली पाई किस में जाती है? पादप कोशिका, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ठीक है, जिसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें क्या रहता है? अनुपस्थित, और इसमें क्या रहता है? अपना उपस्थित। ठीक है, जिसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें अनुपस्थित, और इसमें क्या रहता है? अपना उपस्थित। अब राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक में। इसके क्या है कि प्रकार के आधार पर बांटा गया। 70 एस प्रकार के इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, और 80 एस प्रकार के। इसमें जो 70 एस है, इसमें जो 30 है वो 30 पाए जाते हैं स्मॉल यूनिट में, और बाकी के जो 40 है अपना लार्ज यूनिट में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन मेन याद रखना 30 जो 70 एस प्रकार के राइबोसोम, इसमें ऐसा भी पूछता है कि कौन सा कोशिकांग है जो दोनों में उपस्थित रहता है।
प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी। तो एक तो अपना कोशिका भित्ति और दूसरा अपना राइबोसोम, और आगे और भी आएंगे, ठीक है। ये प्रकार बांट रखे, हाँ राइबोसोम के प्रकार बांट रखे उसके बाद। 50-30 डिवाइड होता है ना 80 का। हाँ 50-30, तो 50 वाली रहती, हाँ 50 स्मॉल और इसका जो वो लार्ज रहता है। देखो गोल्जी का इसमें क्या रहता है, अनुपस्थित, और इसमें क्या रहता है, उपस्थित। जिसके बाद इसमें बात करो कि लाइसोसोम, सॉरी केंद्रक झिल्ली, इसमें क्या रहती है, अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। लाइसोसोम की बात करें, इसमें अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। डीएनए, डीएनए जो होता है एकल सूत्र के रूप में होता है ना, मतलब पूर्ण विकसित अपना नहीं रहता है, और इसमें क्या रहता है, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। दोहरे सूत्र मतलब मेन अपना ये वाला है ना, एक कुंडली संरचना के रूप में, तो ये अपना पूर्ण विकसित होता है। फिर इसके बाद केंद्रिका, जब केंद्रक उपस्थित नहीं रहेगा तो केंद्रिका भी क्या रहेगी, अनुपस्थित, ठीक है, इधर उपस्थित रहता है। फिर यहाँ पर सेंट्रियोल जो अभी लास्ट में पड़ा अपना, बोवेरी ने जिसकी खोज की थी, जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है, वो इसमें क्या रहता है, अनुपस्थित और इसमें उपस्थित। श्वसन की प्रक्रिया, अब इसमें जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। और इसमें श्वसन किसके द्वारा, क्योंकि श्वसन की जो प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जिसे बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, ठीक है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें प्लाज्मा झिल्ली। अब जो इनका आकार होता है छोटा और आकार बड़ा। अब केंद्रक देखो, अस्पष्ट होता है, मैंने बताया केंद्रक अनुपस्थित होता है, मतलब अस्पष्ट, और इसमें क्या रहता है, अपना स्पष्ट होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया लिख रखा है, बस अपन ने और भी लिख लिए, विषाणु लिख लिया, नीलहरित शैवाल है ना, यीस्ट कोशिका लिख ली। यीस्ट कोशिका इसलिए लिखे जो विकास कर सकते हैं अपने, है ना, फंगस वगैरह है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो ये था अपना पूरा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। आया थोड़ा बहुत समझ में? ये पूरा पीडीएफ में या तो अभी डाल देता हूँ, सर को अभी भेज देता हूँ मैं, है ना, जो भी डाउट है आपका पूछ लेना।